दोस्तों, आज मैं उन कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज तो है ही, पर साथ साथ अमेजिंग ग्रोथ का चांसेस है इन द नियर फ्यूचर। तो पहला कंपनी का नाम है एस एच केलकर एंड कंपनी। तो इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 17% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो अराउंड 0.5 है, और इसका रिसीवेबल डेज अराउंड 3.5 महीने का है, यानी 3.5 मंथ्स। आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट हैज बीन अराउंड 12% ऑन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और वहीं आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 15%। दोस्तों, दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसर इन इंडिया और फ्लेवर सेगमेंट में भी अच्छा बेस बना रही है। इसका फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स 52 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, और वहीं इसका फ्लेवरिंग प्रोडक्ट्स 15 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। और इसके गुड्स ज़्यादातर कौन से सेक्टर में यूज़ होता है? वो हो गए एफएमसीजी सेक्टर यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, फिर हो गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर और डेयरी सेक्टर। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और जिसमें से एक हो गया गुजरात में, 3 हो गया महाराष्ट्र में, फिर एक हो गया नीदरलैंड्स में, और फाइनली एक है चाइना में। इनफैक्ट द कंपनी ऑल्सो हैज 5 क्रिएशन एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एज वेल। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बात करें तो इट हैज 9,000 फ्रेग्रेंसेस, इंग्रेडिएंट्स एंड फ्लेवरिंग प्रोडक्ट्स एंड अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस क्रिएटेड ओवर डिकेड्स। इसके 4,100 कस्टमर्स है स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, एंड द कंपनी मेक श्योर कि कोई भी कस्टमर डज नॉट अकाउंट फॉर मोर देन 4% ऑफ इट्स टॉप लाइन। इससे कंपनी को सबसे बड़ा फायदा ये होता है दैट इट रिड्यूसेस कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, व्हिच हेल्प्स द कंपनी ड्यूरिंग इट टफ टाइम्स। ओवर द इयर्स द कंपनी हैज डेवलप्ड रोबस्ट R&D कैपेबिलिटीज यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, एंड एक्चुअली इट एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 19 perfumers and 6 scientists across its C&D centers and manufacturing facilities। और सबसे बड़ा बात, जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है, इस इंडस्ट्री में काफ़ी हाई एंट्री बैरियर्स है, क्योंकि देयर इज अ हाई रिलायंस ऑन आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट एक्सपर्टीज, जिस कारण से इस इंडस्ट्री में जो इंक्यूबेंट्स है उनको काफ़ी फायदा होता है, एंड न्यू प्लेस के लिए घुसना बहुत मुश्किल है। स्पेशली अगर घुस भी जाते तो बेस बनाने में उनको बहुत समय लगेगा। In fact, it is evident from the fact that the top 4 global players actually have cornered 50% of the global fragrance and flavors market. In fact, एक इकलौता ही इंडियन प्लेयर है जो एक्चुअली एक प्लेस बना पाई अपना इन द ग्लोबल मार्केट ड्यू टू इट्स हाई R&D एक्सपर्टीज एंड लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड। अब नाउ ड्यू टू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon and Flipkart and tech-enabled supply chain players such as Udan and Delivery, इस कारण से जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिविटी जो एफएमसीजी कंपनीज एंजॉय करती थी दैट हैज बीन इरोडेड, लीडिंग टू एन इंक्रीजिंग कंपटीशन इंटेंसिटी अमंग देम। और ये जो एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी ब्रांड्स है, इनको कहाँ से कंपटीशन आ रहा है? इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम D2C ब्रांड्स यानी न्यू एज डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, जिनको एक्सटेंसिव फंडिंग मिल रहा है फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ऑल्सो पी यानी प्राइवेट इक्विटी फंड्स, जिस कारण से लोग ये मोनोलिथ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स को भी कंपटीशन दे पा रही है। एंड दिस न्यू प्लेयर्स आर इन्वेस्टिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, और इस कारण से इस कंपनी को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस एफएमसीजी बिग प्लेयर्स, तो क्या कस्टमर्स लिमिटेड थे। अब ये सब जो नए आ गए हैं, इनको एक्स्ट्रा कस्टमर्स मिल गए एंड मार्जिन्स भी इनको यहाँ उनसे बेटर मिलेगा। और इससे केवल इनका मार्जिन्स नहीं बल्कि वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव होगा, क्योंकि पहले क्या है, जितने भी इसके जो टॉप एफएमसीजी प्लेयर्स है जिसको सप्लाई करती है कंपनी, उनको लॉन्ग क्रेडिट पीरियड्स एक्सटेंड करना पड़ता है कंपनी को, बिकॉज सिंस द सेगमेंट इज सो कम्पिटिटिव, इसलिए इट हैज टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद दीज स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। बट अब क्या है, जो स्मॉल प्लेयर्स है उनको बहुत लंबा उधार छोड़ना होगा ना लंबे समय के लिए, तो दैट वे इट विल हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन दिस वर्किंग कैपिटल बाय सम एक्सटेंट। इनफैक्ट कंपनी का पहले तो हार्डली कुछ डेट था, इट वाज जस्ट 0.12 इन फाइनेंशियल ईयर 2015-16, बट ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ CFF यानी क्रिएटिव फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, इस कारण से इसको थोड़ा डेट लेना पड़ा, बट देन अगेन इट इज वेरी मच मैनेजेबल। और केवल यही नहीं, कुछ महीना पहले यानी अप्रैल 2021 में कंपनी ने 70% स्टेक एक्वायर्ड किया है in Nova Fragrances, and Nova is actually a
Italy-based company specializing in fragrance development and marketing with special focus on premium customers and high-end products, particularly in hair care and beauty care. और सबसे बड़ा benefit इनको मिला by acquiring stake in Nova Fragrances is that now it can target the Europe and the Italy market as well. Now it has become another addressable market for the company to expand कर सकते हैं यहाँ in a more targeted manner. In fact, now the company has also become exclusive distributor of Santanol, which is a product of Isobionics in India. Actually, the new fragrance ingredient is the first joint product from BASF and Isobionics and is now available for the Indian market through this company. और इस न्यू फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट का खास बात यह है कि ये विकल्प है सैंडलवुड ऑयल का, यानी इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू सैंडलवुड ऑयल and is also produced by a biotechnological basis from renewable raw materials. अब आप सोच रहे होंगे कि जो CFF को acquire करके कंपनी जो सोच रही है इटली मार्केट में घुसने का, ऐसा क्या खास बात है, आखिर कितना बड़ा मार्केट होगा. इटली इज अ वेरी स्मॉल कंट्री कंपेयर टू इंडिया, पर कंपनी का कहना है ऐसा बात नहीं है, इटली का काफी बड़ा मार्केट है. In fact, it is equal to the Indian market because the per capita consumption of fragrance and flavors is quite high in Italy. अब वैल्यूएशन का बात करें तो कंपनी का अराउंड पी रेशियो 15 है, विच इज लाइक करंट नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स के हिसाब से. अब क्या है ना, सिंस कंपनी केपेक्स कर चुकी है, अब उसको यूटिलाइजेशन पार्ट बाकी है, एंड वंस दैट देयर इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो कंपनी का मानना है कि अराउंड 12 to 13% का ग्रोथ होगा इन इट्स रेवेन्यूज. और अगर 12 से 13% का ग्रोथ होता है रेवेन्यू में, तो अराउंड प्रॉफिट हो जाएगा अराउंड 180 crore पर एनम. अब 180 crore का अपने प्रॉफिट पकड़ते हैं तो 118 to 15 वुड बी अराउंड 2700 crore to 2900 crore ऑफ मार्केट कैप. अब वहीं अगर 2700 to 2900 crore का मार्केट कैप देखते हैं और अपने देखें कि मे बी सिंस अभी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा लो है, तो पी का भी री रेटिंग हो जाए तो 15 से अगर पी 20 हो जाता है, देन अगेन देयर विल बी स्कोप ऑफ अराउंड 40 to 50% अप्रिसिएशन इन द मार्केट कैप. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. एक्चुअली देखिए बहुत सिंपल बात है, बेसिकली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देखिए पहले अपने क्या पकड़े थे 180 crore का रेवेन्यू विद पी रेटिंग ऑफ 15, पर क्या है अगर पी का री रेटिंग होता है, सिंस अब इसका वैल्यूएशन कम है, तो अगर पी 20 पकड़ते हैं तो 118 to 20 कितना होता है 3600 crore, और अभी कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 2400 crore. तो वहां से एक्चुअली 40 to 50% का अपसाइड अपने देख रहे हैं, क्योंकि 2300 crore इंटू 50% कम्स टू अराउंड 3600 crore, इसलिए अपने 40 to 50% का अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है. रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि देखिए वर्किंग कैपिटल का हमेशा रिक्वायरमेंट तो रहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, साथ साथ इन्वेंट्री लेवल्स भी इनको हाई रखना पड़ता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच गोस इनटू मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट. दूसरा रिस्क ये हो गया कि सिंस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट, इसलिए इट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू द फॉरेन करेंसी रिस्क. पर यहाँ एक फायदा कंपनी को, सिंस अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज एक्चुअली आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए इट बिकम्स अ नेचुरल हेज अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी रिस्क. और आगे बढ़ने के पहले ये बता दो कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस है. पहला है केवल 5000 का, यानी ₹5000 एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसमें मैं 10 नेम्स ऑफ द स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा. फिर है ₹7000 का एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसमें मैं 15 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा. और फाइनली ₹10,000 का है, जिसमें आई विल शेयर नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स विद यू. और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं. और अब दूसरा कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का नाम है सुप्रजित इंजीनियरिंग लिमिटेड. तो कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 16% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 2 years, और इसका CFO हैज़ बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCF यानी फ्री कैश फ्लो हैज़ ऑल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन साइंस ऑफ अ गुड कंपनी. डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.3, और इसका रिजर्व डेज अराउंड 2.5 months का है. ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 21% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 2 years, और वहीं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन 22%, अगेन फैंटास्टिक फिगर्स. This company is a Bangalore-based company and it manufactures mechanical control cables for both two-wheelers and four-wheelers and non-automotive segments as well. इसके अलावा it also manufactures equipment such as speedometers, tachometers and fuel and temperature gauges for the automotive
सेक्टर। कंपनी हैलोजन लैम्प्स भी बनाती है फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर, और यहाँ भी वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स के लिए बनाती है, इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल के लिए भी एंड आफ्टर मार्केट सेगमेंट्स के लिए भी बनाती है। कंपनी अपना प्रोडक्ट्स 50 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है एंड रिसेंटली इट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच आर नीडेड मेनली फॉर ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कंपनी का 21 प्लांट्स है, जिसमें 18 तो इंडिया में है और बाकी 3 यूएस, यूके और मेक्सिको में है। कंपनी अपने को जबरदस्त रूप में डाइवर्सिफाई किए सिंस 1987, जब ये सिंगल कस्टमर, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्लांट एट अ सिंगल लोकेशन बेस्ड कंपनी था, एंड एक्चुअली इट वाज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी टू टीवीएस मोटर्स एंड टू सप्लाई केबल्स टू देम। और अब देखिए 34 इयर्स का जर्नी में द कंपनी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मल्टी सेगमेंट, मल्टी प्रोडक्ट एंड अ मल्टी लोकेशन ग्लोबल कंपनी। कंपनी एक्चुअली इनऑर्गेनिकली ग्रो की है ड्यू टू 6 स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस। इसके अलावा द कंपनी हैज इंश्योर्ड continuous product innovation and new product launches as well. And now it has entered from auto to non-auto segments, from cables to bulbs and from OEMs to aftermarket as well. और अब देखिए transition करिए from mechanical to electronic systems, taking into account the EV factor in play. This company is actually a market leader in automotive halogen lamps in India. In fact, इसका 70% share है in the OEMs in India. इनफैक्ट ये हैलोजन बल्ब बिजनेस में इस तरह से एंटर की बाय एक्वायरिंग फिनिक्स लैम्प्स व्हिच वाज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमोटिव बल्ब्स। और ये उस कंपनी ने किया था फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में टू डी रिस्क इट्स केबल बिजनेस। पर क्या हुआ ना, बाद में कुछ क्वालिटी इश्यूज आने लग गया और इसलिए अक्टूबर 2019 में इट एक्वायर्ड हैलोजन एसेट्स ऑफ ओसराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन आफ्टर मार्केट एंड OEM। और कंपनी का कहना है दैट द आफ्टर मार्केट इज बिकमिंग अ मेजर प्ले इन, क्योंकि बहुत से कंपनी वाइंड अप करे अपनी हैलोजन कैपेसिटीज इन फेवर ऑफ LEDs, इसलिए इस गैप को कंपनी फुलफिल करने का कोशिश करिए। अब आफ्टर मार्केट क्या हुआ, आफ्टर मार्केट इज काइंड ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट फॉर ऑटोमोटिव स्पेयर्स, कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। कंपनी ऑलरेडी चाइना और रशिया को सप्लाई करने गई है और एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी को मिल रहा है इन सप्लाइंग ऑफ बल्ब्स टू ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री एंड एक्सटेंडिंग product offerings beyond headlamps as well. कंपनी को काफी हाई पोटेंशियल दिख रहा है फॉर केबल्स इन द ओवरसीज मार्केट सिंस इट इज लेबर इंटेंसिव एंड इजीली शिपेबल कमोडिटी। ऊपर से लोकेशनल एडवांटेज तो है कंपनी को बीइंग बेस्ड इन इंडिया। अब सिंस EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी द नेक्स्ट बिग एरिया ऑफ ग्रोथ, इसलिए कंपनी इज ऑलरेडी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स, इसलिए न्यू डिविजन हैज बीन फॉर्म्ड which will specially cater to electronics, specifically sensors and actuators and instrument clusters of two-wheelers. सबसे बड़ा बात है कि कंपनी कहती है कि around 30 to 40% of the profits वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी among the shareholders through dividends and buybacks. रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये हो गया कि पैंडेमिक के कारण टू व्हीलर्स का स्पेशली रूरल मार्केट में डिमांड काफी घट गया है, जिस कारण से कंपनी इफेक्ट हो रही है। तो ऊपर से चिप शॉर्टेज के कारण ऑटोमोबाइल वॉल्यूम्स में भी थोड़ा गिरावट आया है। फाइनली इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गया है, स्पेशली स्टील वगैरह में तो 30% तक का बढ़ोतरी हुआ है, जिस कारण से अगेन इसके इनपुट कॉस्ट बढ़ने से ये क्या कंपनी के हाथों ट्रांसफर नहीं कर पाती है, इट टेक्स टाइम। तो इसलिए कंपनी बोलती भी है कि भाई देखिए अभी तक हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाए, पर हम लोग को डेफिनेटली जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया उसका जो हम लोग का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट ऐड हुआ है वो हम लोग को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। कोशिश भी करें पर अभी तक तो नहीं किए, पर करेंगे जरूर। तो कंपनी भी कह रही है कि अपने पास इन्वेंट्री था तो अपने के तो कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं हुआ, पर डेफिनेटली इंक्रीज तो करना ही पड़ेगा अपने को प्राइसेस, नहीं तो कंपनी के मार्जिन्स वुड बी अफेक्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और फाइनली पिछले क्वार्टर में अदर एक्सपेंसेस भी इनका काफी बढ़ा हुआ था और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बाय बोट जाता है, एंड ड्यू टू द सुएज कैनाल इशू ऊपर से देयर वाज मेजर कंजेशन इन द पोर्ट्स, इसलिए इनको काफी अपना प्रोडक्ट्स वाया एयर भेजना पड़ा। तो बेसिकली दैट एयर फ्रेट was an added extra cost which was added to the other expenses, इसलिए पिछला क्वार्टर में इस कारण से भी इनके मार्जिन्स अफेक्ट हुए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।